चल रही है। तो कंप्रेशन में कितना होता है, अगर सब में बताऊं तो सब में बताऊं। फर्स्ट, फ्लेक्सुरल टेंशन। अगर हम फ्लेक्सुरल टेंशन की बात करें, दिस इज मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ N35। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टेंशन की, इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट टेंशन, इट इज मैक्सिमम ऑफ ट्वाइस ऑफ डेवलपमेंट लेंथ N35। अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कंप्रेशन, इफ आई टॉक अबाउट कंप्रेशन, it is maximum of development length and 24/5। तो ये वैल्यूज निकल के आ गई। तो फ्लेक्सुरल टेंशन की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू आ गई, कंप्रेशन की वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कंप्रेशन के अंदर है, तो P की वैल्यू कितनी है, 24 है। चले, ये पेन पढ़ना थिक हो रहा है, पेन पढ़ना थिक हो रहा है, लो लाइट कर लो। Which of the following is not a coagulant used for water? Which of the following is not a coagulant used for water? अच्छा, कौन सा कोगुलेंट यूज नहीं होता है, तो कौन सा कोगुलेंट नहीं है, फिनोल्फथालीन, ये तो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ये इंडिकेटर है, इसका मतलब यही क्या है, हमारा आंसर है। सोडियम एल्यूमिनेट कोगुलेंट है, पॉली इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट कोगुलेंट है। इसके बाद और कौन कौन होते हैं कोगुलेंट, कॉपर एस कोगुलेंट है, क्लोरीनेटेड कॉपर एस कोगुलेंट है, लाइम हमारा कोगुलेंट है, लाइम इज कोगुलेंट। और कोई है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, एलम है ये तो ये तो एलम ही है। तो ये सारे के सारे कोगुलेंट है हमारे। तो 5 6 7। पॉली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोगुलेंट होता है। पॉली इलेक्ट्रोलाइट इज अ कोगुलेंट, यही तो डिस्कस किया अभी, ये सारे कोगुलेंट ही तो है। चले, शुड कंटिन्यू। फॉर्मूला होता है सर, बिल्कुल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जानना है आपको, C3H5NON, ये होता है पॉली इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉली इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब चलो, तसल्ली हो गई भाई उनको। Then the site taken on the leveling staff held at a point of unknown elevation to ascertain the amount by which the point is above or below the line of sight is called. अच्छा, the site taken on the leveling staff held at a point of unknown elevation। अच्छा, unknown elevation है ये, ओके। unknown elevation है, इसका मतलब क्या हुआ, फोरसाइट।
तो अननोन एलिवेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर साइट। अगर नोन एलिवेशन होती और आप लाइन ऑफ साइट की एलिवेशन निकालते उसे बैक साइड बोलते हैं। तो ये हमारा बेंचमार्क है, बेंचमार्क में आपने लेवल रखा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दिस साइड इज टर्म्ड एज व्हाट, बैक साइड। तो ये नोन होता है हमें x, लेट अस सपोज ये आई y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। फिर हम लेते हैं फोर साइड, लेट अस सपोज ये आई z, तो आप आर एल निकाल सकते हो इसका, इसका आर एल कितना होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। क्लियर है, बैक साइड फॉर नोन एलिवेशन। तो ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी फोर साइड है। तो अननोन एलिवेशन के ऊपर जो हम रीडिंग लेते हैं उसको फोर साइड बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज फोर साइड। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। Maximum spacing of the vertical reinforcement in RCC wall should not exceed, RCC wall आ गई IS 456। So maximum spacing of the vertical reinforcement in RCC wall, it should not increase what, three times the wall thickness. तो three times the thickness of the wall and 400 mm. So it is three times the thickness or 450 mm. So three times the thickness of the wall. So answer is A. सिंपल सा सवाल है। अब देख लो कितने, ये 457 क्यों लिखा जाता है हमेशा, 456 बोलता हूँ लिखता है 7 है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब देखो कितने सवाल आए हुए हैं IS 456 के ऊपर, मेरे ख्याल से हर क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कम से कम 5 से 6 सवाल। तो 20 में से 5 से 6 सवाल तो 456 में से ही है, यानी 20%, 25% से लेकर 20% प्रॉब्लम्स आपके 456 से। तो 20 to 25% आर फ्रॉम दिस कोड ओनली, तो ऑब्वियसली ये कोड तो करके जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। What does chemical oxygen demand indicate? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट क्या करता है, एज ऑफ द सीवेज, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज, पोटेंशियल ऑफ रिसाइकलिंग। सीओडी किसका इंडिकेटर है, सीओडी इज द इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा है ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये हमें किसकी जानकारी देता है, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज की जानकारी देता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब है कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर, हाउ मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। So COD signifies the strength of the sewage in terms of the organic matter. डायरेक्टली नोट्स में मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट स्टेटमेंट तक लिखवाई होगी नोट्स के अंदर, वहीं से डायरेक्टली उठा के दे रखा सवाल। So strength of the sewage is indicated by the chemical oxygen demand. क्लियर है, shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। For which of the following deformation are RCC deep beam primarily designed? So for which of the following deformation, किस deformation के लिए कहाँ चलेगी? So which are the following deformation deep beams are being defined? So first point of reference deep beams होती क्या है? What are being termed as deep beam? So what is being termed as deep beam?
गायब हो गए। डिफाइन कर सकते हैं, बीओडी को भी स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं बीओडी को भी स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। सो बीओडी कैन ऑल्सो भी, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर के इंडिकेटर है सारे स्ट्रेंथ है सीवेज की। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर के इंडिकेटर हैं, बीओडी, सीओडी, टीओसी, टीएचओडी, ये सब स्ट्रेंथ बताते हैं सीवेज की। तो डीप बीम क्या होती है? अगर सिंपली सपोर्टेड है अगर सिंपली सपोर्टेड है तो एल अफेक्टिव बाय डी इज लेस देन 2। अगर कंटिन्यूस है तो एल अफेक्टिव बाय डी इज लेस देन 2.5। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए ये कंडीशन है और कंटिन्यूस के लिए कंडीशन है लेस देन 2.5। क्लियर चीज? तो दोनों की कंडीशन आ गई। पर सवाल तो क्या पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मेशन आरसीसी डीप बीम्स आर प्राइमरीली डिजाइन? ये दोनों के लिए डिजाइन होंगी, नॉट ओनली फॉर बेंडिंग एंड शेयर, ये टॉर्शन के लिए भी डिजाइन होंगी, क्रैक के लिए भी डिजाइन होंगी, तो सारे फीचर्स के लिए डिजाइन होती है। तो डिजाइन फॉर ऑल। बस ये है क्योंकि डीप बीम है, इसमें शेयर का चेक जरूर लगाया जाता है, चेक फॉर शेयर इज अप्लाइड। तो डिजाइनिंग तो शेयर और बेंडिंग दोनों के लिए होती है, और इसमें चेक भी लगाया जाता है शेयर का। तो चांसेस बढ़ जाते हैं शेयर में फेलियर के, चांसेस इंक्रीजेस फॉर फेलियर इन शेयर। बाकी डिजाइनिंग तो दोनों के लिए होती है, डिजाइनिंग इज डन फॉर शेयर ऑल्सो, डिजाइनिंग इज डन फॉर बेंडिंग ऑल्सो। शेयर डोमिनेट करता है, हाँ शेयर डोमिनेट करता है, तो क्या हुआ, बेंडिंग के लिए डिजाइन नहीं करोगे क्या? आपने बोला शेयर डोमिनेट करता है, हाँ करता है, तो उसका अंदर बेंडिंग के लिए डिजाइन नहीं करूंगा। सवाल तो ये पूछ रहे हैं डिजाइनिंग किसके लिए कर रहे हो। तो कर लिया सबने? चले आगे। शैलो किसके लिए करेंगे? शैलो भी इसी के लिए करेंगे। वह कोई सी भी बीम होगी डिजाइन तो होगी होगी, शेयर के लिए भी डिजाइन होगी, बेंडिंग के लिए भी डिजाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। What does the slope of bending moment curve as a function of distance represent? So what does the slope of bending moment curve as a function of distance represent? बेंडिंग मोमेंट की स्लोप क्या बताती है? dm by dx, शेयर फोर्स बताती है। So it signifies the shear force at that section। ये हमें शेयर फोर्स की जानकारी दे देती है। तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे शेयर फोर्स क्या बताएगी आपको? स्लोप बताएगी बेंडिंग मोमेंट की। तो स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय दिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। In case of pin-ended column, the critical load is x times that of the Euler load. In case of pin-ended column, the critical load is x times that of the Euler load. Critical load Euler load के कितने टाइम्स है? और pin-ended है। pin-ended का मतलब क्या हुआ? pin-ended का मतलब हुआ, हिल क्यों रहे हो अपने आप? pin-ended का मतलब हुआ कि L effective L के बराबर है, बस यही हुआ। L effective is equal to L. So pin-ended is equal to, इसका मतलब L effective दोनों hinged end आ गया, L effective L के बराबर है। So pin ended, it means L effective is equal to L। तो हमारा यूलर्स लोड कितना होता है? तो यूलर्स लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल अफेक्टिव का होल स्क्वायर। एल अफेक्टिव हमारी एल के बराबर है, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। सो दिस इज अवर क्रिटिकल लोड।
तो यूलर्स लोड क्रिटिकल लोड के तो बराबर ही हो गया। सो यूलर्स लोड इज इक्वल टू क्रिटिकल लोड, दोनों बराबर ही तो निकल के आ गए। अगर दोनों बराबर निकल के आ गए तो एक्स कितना हो गया, तो 1 हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है? फालतू की बकवास मत करो यहाँ पे आके। जो करना है मेरे को मैं अपने आप कर लेता हूँ, बोलता नहीं हूँ तुम्हारी तरह सब जगह जाके। क्लास चल रही है, चुपचाप बैठ के पढ़ लो। रेफर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, बीटेक अलाउ करने के बाद दिखाना मेरे को अपना रिपोर्ट कार्ड आके। According to Newton's law of viscosity for material in liquid state, the shear stress is Newton's law of viscosity. और इतना दिमाग नहीं है भाई। भाई तुम्हें बीटेक में अलाउ भी कर लिया, क्या कर लोगे? यहाँ पे ये सब लिखने से क्या होगा? मैं अलाउ करूंगा बीटेक को? अब जरा लॉजिकल बात करो। यहाँ पे तुम्हारे कमेंट करने से मैं बीटेक को अलाउ करूंगा? मेरे को अलाउ करना होता मैं कर ही देता। भाई मेरे को अलाउ करना हो तो मैं कर ही देता। यहाँ पे आके मैसेज कर रहे हैं बेवकूफ लोग। हे भगवान। भाई टाइम वेस्ट करना है तो टाइम वेस्ट भी अच्छी जगह पे वेस्ट करो ना। यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। तो भाई कैसे शो सपोर्ट करूं? जितने तुमने नहीं कर रखा होगा ना ट्वीट, उससे ज्यादा ट्वीट मैंने कर रखे हैं। जितना ट्वीट तुम्हारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उससे ज्यादा ट्वीट मेरे लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो और कैसे सपोर्ट करूं? शो योर सपोर्ट, शो योर, फालतू की बात है शो योर सपोर्ट। या माथे पे लगा के फिरूं मैं सपोर्ट करने के लिए? तो भाई सपोर्ट कर तो दिया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों का भी और मेरा भी? माथे पे लिखवा के घूमू अपने कि सपोर्ट करो? जहां लिखना है वहां लिख दिया ना सपोर्ट में। हो गया। तो फिर क्यों बकवास कर रहे थे इतनी देर से? So according to Newton's law of viscosity for material in liquid state, the shear stress is, तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? shear stress is directly proportional to du by dy। तो shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है du by dy के। यही है। और du by dy होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो du by dy इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका मतलब इसको और क्या लिखा जा सकता है? इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वॉट? इसी चीज को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन से भी। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के इक्वलेंट भी होती है। कहाँ चली गई? सो डी यू बाई डी वाई
और इट इज ऑल्सो इक्वल टू y है, तो dx बाय dt, सो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। x तो मेरा वो आ गया कोऑर्डिनेट, सो इसको थीटा लिख देता हूँ मैं, सो डी थीटा बाई डी टी। एक्स लिख दो, थीटा लिख दो। इसको अगर बना के दिखाऊं मैं आपको, ये हमारा थीटा है, दिस इज थीटा, ये है डी यू इंटू डी टी, और ये है डी वाई, दिस इज डी वाई। So it is directly proportional to rate of angular deformation. क्लियर है? चले आगे बढ़ो। देखिए भाई, सब तुम्हारी तरह नहीं है जो स्पीड में कर ले। कुछ लोग मेरी तरह बेवकूफ़ भी हैं, स्पीड स्लो रहती है उनकी, धीरे धीरे समझ में आता है। सब समझदार थोड़ी है तुम्हारी तरह कि तेज तेज समझ में आ जाएगा उनको। कईयों की स्पीड मेरी तरह भी होती है। For two-way slab of short span up to 3.5 meter constructed with high strength deformed bars, the span of the overall depth ratio for the continuous slab will generally be assumed to satisfy the vertical deflection limit for the loading class up to 3 kN per meter square. The ratio is less than, simply supported के लिए कितना होता है? Simply supported के लिए 35 और continuous के लिए है 40। पर क्योंकि इसने HYSD यूज कर रखी है, HYSD के लिए यही किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इट इज मल्टीप्लाइड विद 0.8, सो इट कम्स आउट टू बी 28 और ये निकल के आती है 32। आपकी स्लैब कैसी है? कंटिन्यूस स्लैब है, स्लैब इज कंटिन्यूस, सो 32। आंसर इज 3। क्लियर है? चलो चले आगे। देखो क्या पूछा मैं। What is the objective of providing intermediate vertical stiffener in plate girder? इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर है तो एलिमिनेट करता है बकलिंग को, सो बकलिंग को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं इसको, तो वेब की बकलिंग ना हो जाए, तो फ्लैंज वेब एलिमिनेट दी बकलिंग। तो सी सिंपल सवाल है। तो अच्छा, ये है हमारे वर्टिकल स्टिफनर, ये एलिमिनेट करता है वेब बकलिंग। वेब बकलिंग ड्यू टू व्हाट? वेब बकलिंग ड्यू टू कंप्रेशन, डायगोनल कंप्रेशन। इसी में हम इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी स्टिफनर देते हैं। वो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्टिफनर देते हैं, वो भी बकलिंग अवॉइड करने के लिए देते हैं। पर वो बकलिंग किसकी वजह से होती है? अभी बात चल रही है वर्टिकल स्टिफनर की। अगर यही हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होते, ये किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? ये भी वेब बकलिंग को अवॉइड करने के लिए देते हैं, पर वो होती है शेयर की वजह से। ये किसकी वजह से? कंप्रेशन की वजह से। So that is, this is due to shear, this is due to shear, this is due to compression.
तो ये डायगोनल कंप्रेशन की वजह से है। सो डायगोनल कंप्रेशन, दिस इज शेयर, ये शेयर की वजह से। चले आगे। Generally on a stress strain plot for steel following points are observed। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट। बोल रहा है क्रोनोलॉजी में लगा दो इसको। क्रोनोलॉजी तो आती है आपको हर चीज की। क्रोनोलॉजी तो पता ही है आपको सारी चीजों की। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले आएगी क्रोनोलॉजी के अंदर हमारे पास इलास्टिक पॉइंट, फिर आएगा हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट, फिर आएगा लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आएगा हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, फिर हमारे पास आएगा रप्चर पॉइंट। तो इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट रप्चर, तो ए बी सी डी, आंसर इज डी। क्लियर है? चलो, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम टेंशन स्टील इन रीइंफोर्स्ड, क्या हो गया? व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट इन स्टील इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं? सो मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट दो रीजन की वजह से देते हैं। देयर आर टू रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट इज गिवन। एक, टू अवॉइड द रप्चर और स्नैपिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट, एंड टू इम्पार्ट द मिनिमम डक्टिलिटी। तो मिनिमम डक्टिलिटी इम्पार्ट करने के लिए या रप्चर और स्नैपिंग को रीइंफोर्समेंट की अवॉइड करने के लिए। सो टू प्रिवेंट द सरफेस हेयर क्रैकिंग, टू प्रिवेंट द ब्रिटल फेलियर, सही बात है। रिस्ट्रिक्ट डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट, अरेस्ट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, तो आंसर इज टू। तो बेटा पढ़ना छोड़ दे, बीटेक अलाउड नहीं है तो। डीडीए में बीटेक अलाउड नहीं है, तैयारी बंद कर लो। What is the range of silica dioxide present in the ordinary Portland cement? सिलिका डाइऑक्साइड की रेंज, लाइम सिलिका 17 से लेके 25%। तो 17 से लेके 25% होती है सिलिका डाइऑक्साइड। ये किसकी प्रोपोर्शन दे रखी है? लाइम की प्रोपोर्शन दे रखी है। ये है सिलिका, ये है एल्यूमिना। सो दिस इज एल्यूमिना। 25 से 30 कोई परसेंटेज होती नहीं है, मतलब ये किसी इंग्रेडिएंट की परसेंटेज नहीं है। दिस इज नॉट द परसेंटेज ऑफ एनी इंग्रेडिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैनिंग्स कांस्टेंट? डायमेंशंस क्या होते हैं मैनिंग्स कांस्टेंट के? निकाल लो, ये कौन सी बड़ी बात है। 1/n r raised to power 2/3 s raised to power half, n is equal to r raised to power 2/3 s raised to power half by v. So this is equal to wetted area by wetted perimeter raised to the power 2/3। ये तो डायमेंशन लेस है। और ये क्या आ गया? लेंथ पर यूनिट टाइम। तो ये वैल्यू क्या आ गई? एरिया बाय पेरीमीटर लेंथ। तो L की पावर 2/3 माइनस 1 T की पावर 1। सो 2/3 माइनस 0.1 कितना आया? -0.33, माइनस 0.33 T की पावर 1। सो आंसर इज 4। सो आंसर कम्स आउट टू बी 4। मिनिमम रीइंफोर्समेंट में रप्चर वाला एक बार समझा दीजिए। अगर मिनिमम रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, जो आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है,
उसकी स्नैपिंग हो जाएगी, सडनली टूट जाएगी वो रेनफोर्समेंट। 0.67 होगी ना सर? क्या 0.67 होगा? क्या चीज़ 0.67 होगी बेटा? बेटा ये है 0.67, नीचे से 1 भी तो ऊपर जाएगा -1 में। वेलोसिटी का लेंथ भी तो है, तो 2/3 -1 करोगे ना। ये 0.67 है, नीचे से 1 भी तो ऊपर गया। ये आ रहा है क्या भाई? ये नीचे वेलोसिटी भी तो है। चलो, next point of reference. Minor losses in a pipe flow are minor losses, local disturbance from the pipe fitting, losses caused by frictional losses, ये तो major loss होते हैं. Losses that can always be neglected, losses causing gradient, minor है भाई, gradient तो कराएगा ही कराएगा. Why it can be neglected, जरूरी नहीं है neglect करें. Local disturbance from the pipe fitting, so answer is A. तो पाइप फिटिंग की वजह से आते हैं माइनर लॉसेस. चले आगे. देखिए क्या पूछा हुआ है. In a reinforced concrete compression member, the pitch of the lateral reinforcement is given by minimum of 3 of the following except तो भैया 3 कंडीशन है. बोल रहा है एक कंडीशन को छोड़ के. कौन सी कंडीशन को छोड़ के? कंप्रेशन मेंबर का मतलब क्या हुआ? सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 300 mm, 16 टाइम्स दी स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द बार. तो कौन सी कंडीशन को छोड़ के? दूसरी कंडीशन को छोड़ के. ग्रेडियंट लॉस मेजर होगा ना सर? ग्रेडियंट लॉस माइनर भी होगा ना. ग्रेडियंट मतलब लॉस है बस. तो मेजर लॉस भी है, माइनर लॉस भी है, दोनों ही है. चले. Shall we continue? Next point of reference. Which of the following is chain surveying is not suitable? So which of the following in chain surveying is not suitable? कौन सी सर्वे? चेन सर्वेइंग आज ही स्टार्ट करी थी हमने. चेन सर्वेइंग आज ही स्टार्ट करी है. छोटे काम में यूज करते हैं, ओपन हो और क्लियर डिटेल हो, वहीं पर ही काम करती है ये. इट इज सूटेबल टू बी यूज देयर ओनली. तो चेन सर्वेइंग वहीं करती है काम. सो फैक्ट्री साइट्स, फेयरली लेवल ग्राउंड, स्मॉल एरिया, सही बात है. अनड्यूलेटिंग एरिया में काम नहीं करेंगे. इट्स नॉट सूटेबल टू यूज एन अनड्यूलेटिंग एरिया. चले. चलो.
The liquid limit of the soil is 40%, class A3 index is 20%. The soil will be, देखो 35 से लेके 40 के 50 के बीच में है, तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। डायरेक्ट आंसर आया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि मैं आगे से भी कर सकता हूँ, एक और चेक लगाना पड़ेगा मुझे क्ले और सिल्ट निकालने के लिए, पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? 35 से लेके 50 के बीच में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी आ गई। इससे कम होता तो लो, इससे ज़्यादा होता तो हाई, तो इंटरमीडिएट का तो एक ही ऑप्शन है। हाँ, पर अगर कंसेप्चुअली नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा ये ऐसे कैसे किया, तो भैया ए लाइन की मदद लो। तो ए लाइन की मदद ले, सो 0.73 लिक्विड लिमिट -20, सो 0.73 40 -20, वैल्यू कितनी आ गई? 2 गुना इसकी, 14.6। तो आईपी की वैल्यू ए लाइन के ऊपर है 14.6, हमारी आईपी कितनी है? 20%। तो हमारी आईपी ए लाइन की आईपी से ज्यादा है, यानी सॉइल ए लाइन के ऊपर है। तो ये आईपी है 14.6, ये है 20%, तो ये क्ले है, ये सिल्ट है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैन बी डन लाइक दिस ऑल्सो, जैसे आपको सूट करे, एज पर योर कन्वीनियंस। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो, which of the following is not attributable to the phenomenon of consolidation of soil? So which of the following is not attributable to the phenomenon of the consolidation of the soil? टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ एयर, गलत बात है भैया, पानी की वजह से होती है वॉल्यूम चेंज, हवा की वजह से नहीं होती। अकर्स व्हेन द सॉइल इज लोडेड विद द एक्सटर्नल लोड और सेल्फ वेट, सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। सो आंसर इज 2, आंसर हमारा 2। चलें आगे। चलो, which of the following strength is most important for the pavement concrete? pavement concrete flexure strength, तो रिजिड पेमेंट है, so it is a rigid payment। so rigid payment डिजाइन होती है किसके लिए? बेंडिंग के लिए, डिजाइन फॉर बेंडिंग। क्लियर है? A clay is called as quick if its sensitivity is, क्ले को क्विक क्ले बोला जाता है अगर उसकी सेंसिटिविटी हो। सेंसिटिविटी 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 किसका रेशियो होती है सेंसिटिविटी? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू द कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल। अगर ये वैल्यू किससे ज़्यादा निकल के आ जाए, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी मोर देन 16, तो ग्रेटर देन 15 ही डाली हुई है, सो डिस्टर्ब्ड एज क्विक क्ले। अगर 1 से 4 के बीच में है तो नॉर्मल सेंसिटिव, 4 से 8 के बीच में है सेंसिटिव, 8 से 15 के बीच में एक्स्ट्रा सेंसिटिव। तो ये नॉर्मल सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव है, ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, ये क्विक है। दिस इज टर्म्ड एज क्विक सॉइल। तो ये हमारी क्विक सॉइल है।
चले आगे। Which of the following is not an essential operation in setting up a plane table for surveying? कौन सा essential operation नहीं है? Sighting the ground station, measuring the ambient temperature, setting up the plane table, fixing the plane table on tripod. ये ambient temperature कहाँ से आ गया? मतलब कुछ भी। Measuring the ambient temperature, कोई रोल ही नहीं है ambient temperature का यहाँ पे। There is no role of ambient temperature. क्लियर है? चलिए सफिशिएंट है इतना आज के लिए, बाकी कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन।